नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम नारी चेतना। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम का विषय है बदलती जनसंख्या, महिला स्वास्थ्य और भविष्य, चेंजिंग ट्रेंड इन पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेट, वुमेन्स हेल्थ एंड फ्यूचर। दर्शकों, आज का जो विषय है वो केवल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे देश की, समाज की, परिवार के भविष्य के बेस की। बदलती जीवन शैली की वजह से, कार्य क्षेत्र में बढ़ती औरतों की भागीदारी की वजह से, बदलते सोशल पैटर्न, सोशल बैरियर्स और सोशल प्रायोरिटीज़ की वजह से भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नज़र आया है। मैं बात कर रही हूँ चेंजिंग ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेट की। अगर हम पुराने और आज के समय की बात करें, तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आज के लोग हैं वो पढ़ाई को, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी तो देते हैं, और ये एक तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं कि कहीं देरी से शादी करना, देरी से फैमिली प्लानिंग करना, इससे कोई समस्या तो नहीं होगी? परिवार नियोजन क्या है? पुरुषों की और औरतों की इसमें कितनी भागीदारी है? गर्भधारण ना हो पाना, इसमें सिर्फ महिला स्वास्थ्य क्या ही मसला है या कोई और समस्या भी हो सकती है? कंसीव करने के बाद जो लेडी है उसकी हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए, नवजात बच्चे की हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए, यही सब महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर मंजीत कौर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू मिस गुरलीन, मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम डॉक्टर मंजीत फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड आपने मुझे इनवाइट किया। दर्शकों के भी बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और आप जो भी सच एन ऑनर टू हैव यू मैम विद अस। थैंक यू सो मच। आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, आप इतने पेशेंट्स को मिलते हैं और फिर भी आप आए और दर्शकों की जानकारी के लिए आए। तो सबसे पहला सवाल मेरा, जो इंट्रोडक्शन में भी हमने इसका जिक्र किया कि ये जो चेंजिंग ट्रेंड है, ये रुझान है पॉपुलेशन और फर्टिलिटी रेट में, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या क्या मुख्य कारण हैं, मेजर रीजंस हैं इसके पीछे? मेजर रीजन जैसे आपने अभी डिफाइन किए, वैसे इट्स ए पैराडॉक्सिकल थिंग कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग, बट जो इनफर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ रही है। 10 to 15% इनफर्टिलिटी रेट है जो कि इंक्रीज हो रही है। लेट मैरिजेस हैं, करियर बनाना, कहीं आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि हमें फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाने के लिए भी अभी बच्चा नहीं करना है। बहुत लोग MTP कराने के लिए भी आते हैं कि हमें ये बच्चा अबॉर्ट कराना है कि फ़ॉरेन जाना है, हमारी फ़ाइल नहीं लगेगी। तो ये वाले भी नए इशू रेज्ड हो रहे हैं। लेट मैरिज होगी तो इनफर्टिलिटी होगी। अब लेट कितना लेट, ये हम डिफाइन करेंगे अभी जी। लेट मैरिज आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, जी। जिसको हम डिफाइन करते हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज यदि मैरिज होती है तो उसकी प्रेगनेंसी देखो कितनी लेट प्लान होगी। तो उसके अकॉर्डिंग लेट मैरिज होगी तो लेट प्रेगनेंसी होगी, तो बच्चे में फीटल मालफॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। जो ओवरी है, जो अंडेदानी है जिसमें से एग बनता है, उसकी एजिंग होगी तो उसमें से ओल्ड एग निकलेगा। तो ओल्ड एग जो निकलेगा वो अंडा भी बच्चा ठीक से नहीं बना पाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये सब मैटर करते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि लेट मैरिज करना इट्स ए नॉट ए गुड थिंग, बट प्रायोरिटीज़ आर चेंज्ड नाउ। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम खुद उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ हमने अपना करियर, अपनी एजुकेशन, अपना फ्यूचर को प्रायोरिटी दी और इस फील्ड में आए, और सब कुछ लेट ही हुआ। बट गॉड ग्रेस सब कुछ अनइवेंटफुल गया, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आपने जो जो रीज़न स्टेट किए, हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके विस्तार से उन रीज़न्स की बात करें। जैसे आपने खुद बताया कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से, आज की जो महिलाएं हैं, जो आज की लड़कियां हैं, वो काफ़ी करियर कॉन्शियस हैं। तो कोई भी, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड है, चाहे लॉ बैकग्राउंड है, हम कोई भी पढ़ाई लेते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव और रिसर्च स्टडीज़ होती है। तो 5-5 साल हमें पढ़ाई को लगते हैं, उसके बाद 5 साल इंटर्नशिप। और ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जेन्युइन ये केस है कि जो औरतें बहुत करियर कॉन्शियस हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या होती है? अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, स्वास्थ्य में समस्या होती है,
करियर कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है। जब तक कोई अर्निंग नहीं करेगा तो अपनी फैमिली प्लानिंग भी नहीं करेगा। तो अर्निंग के लिए ये लॉन्ग टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें जो आपके हेल्थ फैक्टर्स होते हैं, इसमें जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ होती हैं, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, पीसीओडी होना जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो कि बहुत कॉमन है, जी। अनमैरिड गर्ल में कॉमन है। इवन बहुत छोटी लड़कियों को, मैंने 8, 9, 10 साल की लड़कियों को भी पीसीओडी से देखा है अफेक्ट होते हुए। उनकी मदर्स में उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। तो ये सब उनकी डिजीज़ हैं जो कि एज रिलेटेड होती हैं। जी। तो ये एज उनसे इससे सारी कोरिलेटेड है कि जो उनकी अपनी करियर से उनसे एज से रिलेटेड है। मैम, पीसीओडी की आपने बात करी है, आपने कहा कि एज रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं और ये वन ऑफ द मेजर रीजंस होते हैं अगर लड़की कंसीव ना कर पाए, ऐसा सुनने में आता है। पीसीओडी, पीसीओएस, इसमें कोई फ़र्क है अगर आप लेमैन में हमें बताना चाहें तो? पीसीओडी पहले टर्म यूज़ करते थे, नाउ वे डेज पीसीओएस यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ए सिंड्रोमिक अप्रोच। इसमें सिंड्रोम है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ओवरी की डिजीज़ नहीं होती है, डायबिटीज़ भी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें हिर्सुटिज़म भी होता है, जैसे बाल आ जाते हैं लड़कियों के फेस पे, काफ़ी बाल देखने को मिलते हैं आजकल। तो काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला गया है। तो आजकल हम पीसीओएस ही यूज़ करते हैं। जी। तो जिन लड़कियों में पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो वो फ़ैट उसकी अंडेदानी में जाके जमा हो जाता है। जी। तो उस अंडेदानी से एग रिलीज़ नहीं होता, यानी अंडा रिलीज़ नहीं होता है। तो जब अंडा रिलीज़ नहीं होता तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। सबसे पहले उसमें पीरियड्स आने की प्रॉब्लम हो जाती है। 3-3 महीने 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। हाँ। तो पीरियड्स नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको टाइमिंग का पता नहीं चलेगा कि किस टाइम में रिलेशंस इंक्रीज़ करने हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके पीसीओएस को एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ कर दिया है इसने आज के सिनेरियो में। तो काफ़ी अगर पेशेंट हमारे पीसीओएस पास और आते हैं। पीसीओडी की सही जानकारी सही वक्त पर मिल जाए तो इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल, इसका इलाज हो सकता है। सबसे पहला इलाज इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती हैं या जो जॉब करती हैं, अर्ली एज में होती हैं, बहुत जंक फूड खाना, बैठे रहना, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, जिम नहीं जाना, और नाइट ईटिंग करनी, बहुत देर तक जागना, तो इनमें पीसीओएस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी आपको 5 डेज ए वीक 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, यानी पसीना आना चाहिए। आप इतनी एक्सरसाइज करिए कि 5 डेज ए वीक, 2 दिन का रेस्ट, तो उसमें आप इतनी एक्सरसाइज करिए कि आपका वेट रिडक्शन 5 to 10% 6 मंथ्स में हो जाए। तो आपका जितना वेट, जितनी हाइट, आपका जितना बॉडी मास इंडेक्स बनता है उसको आप नॉर्मल रेंज में लेके आना है। तो बिना मेडिसिन के भी ये ठीक हो जाती है। तो वेट मैनेजमेंट जो है वो पहली की है इसको? पहली की है। हम इन सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, पेशेंट फॉलो करती है वेल एंड गुड, नहीं फॉलो करती है तब मेडिसिन पे आते हैं। ठीक है, हम सीधा सीधा सवाल पूछें कि माँ बनने की कोई सही उम्र है कि इस उम्र में माँ बनना चाहिए, या ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है या अपनी बॉडी की परिस्थिति इसको डिसाइड करती है? बॉडी की परिस्थिति तो डिसाइड करती है, जिसमें खून की कमी हो, जो कि माँ अपनी स्वास्थ्य में बहुत ही कमज़ोर हो, माँ बनने के लायक ही ना हो, अभी उसमें इतना स्टेमिना ही ना हो, तो उनमें तो ये प्रॉब्लम होती ही है। अदरवाइज़ जो मैंने अपने करियर में देखा है 22 टू लेके 25 एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स फर्स्ट चाइल्ड हो जाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, ये आप ही बता सकते हैं कि ये मिथ है या ये रियलिटी है, कि जो 2 बच्चे हैं फर्स्ट बेबी के बाद अगर सेकंड बेबी प्लान करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए? 5 ईयर मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 ईयर। यदि प्रीवियस कोई सिजेरियन है तो हम प्राय 5 ईयर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेडी की जो बॉडी है वो उसको पूरा मेकअप नहीं कर पाती है अपनी बॉडी को। कैल्शियम, आयरन जो कि उसकी डेफिशिएंसी हुई है, बेबी को फीड करा रही है, फीड भी छुड़वाना पड़ेगा यदि बेबी पहले हो जाता है। बहुत केसेस आते हैं जिसमें 4 महीने का बच्चा भी लेडी के गोद में है तो दूसरी प्रेगनेंसी लेके आ जाते हैं।
लैक्टेशन एमिनोरिया जिसमें बोलते हैं कि अभी दूध पिला रही है, पीरियड्स ही नहीं आए, पता ही नहीं चला कंसीव कब हो गया और उसने सोचा भी नहीं कि मेरे को कंसीव हो जाएगा। जी। तो उस कंडीशन में जब लेडीज़ आती हैं तो बहुत घबराई हुई होती हैं कि क्या करें, अब अबॉर्शन करना भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। रखना भी बहुत मुश्किल है, तो उनकी खुद की कंडीशन ही ठीक नहीं होती है। जी। तो ऐसे में डिसीज़न लेना हमें बहुत मुश्किल होता है। और आजकल सारे मोस्टली जो 40% रेट सिजेरियन सेक्शन की ही है, जी। तो कॉम्प्लिकेशन रेट भी उतनी ही ज़्यादा है। ये भी काफ़ी सुनने में आता है, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी को लेके भी काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी धारणाएं हैं लोगों के मन में कि सिजेरियन जो बेबी है उसके बाद बैक इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये मिथ है कि सिजेरियन के बाद बैक इशू आ जाते हैं। बैक इश्यूज होते हैं प्रॉपर पोजीशनिंग ना होने की वजह से। प्रॉपर पोजीशनिंग, आप बच्चे को फीड कराते हैं, मैं सभी मदर से बोलूँगी, आप जब बच्चे को फीड कराते हैं तो आप अपनी पोजीशन को स्ट्रेट रखिए, बेड पे के पीछे एक पिलो लगाइए, अपने आप को स्ट्रेट रखिए और बेबी को ऊंचा रखिए, ना कि खुद बेंट होना है। तो ये प्रॉपर ये पोजीशन हमें सबको देखने को मिलती है कि कोई ध्यान नहीं देता है, घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंट भी ध्यान नहीं देती है, कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के लिए। और पीछे बैक पे सपोर्ट कीजिए, बच्चे को सपोर्ट कीजिए, बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चे का लेवल ब्रेस्ट के लेवल के पास में होना चाहिए, तो बेबी फीड भी आसानी से करेगा और मदर को बैक इशू भी नहीं होगा। और दूसरा जो सबके माइंड में आता है कि पीठ में जो सुई लगाते हैं, बेहोश करते जी। हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम होता होगा, उसकी कोई इशू नहीं होता है। जी। उसका इफ़ेक्ट 4 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। जी। पोजीशन ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग भी कहीं प्रोवाइड होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म तो होता है लेकिन उसके साथ मदर का भी जन्म होता ही है। मोस्टली ये ट्रेनिंग्स जो हैं हॉस्पिटल में हमारी जो मेडिकल सोशल वर्कर है ये देती हैं, बट ड्यू टू क्राउडेड एनवायरनमेंट डबलिंग ऑफ द ऑन द बेड नहीं करवाते, मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से नहीं हो पाता है। बट जो उनके घर में बड़ी लेडीज़ होती हैं तो कम से कम उनको अवेयर होना चाहिए और वो अपनी बहुओं को बताएं, बहुएं अपनी बहुओं को बताएं, तो ही ये ठीक हो सकता है। मेरे पास जितने भी फ़ोन कॉल्स मेरे रिलेटिव्स के आते हैं इसी रिलेटेड आते हैं और मैं यही समझाती रहती हूँ उनको कि इस पोजीशन में बैठना है तो आपके बैक पेन नहीं होगा। कैल्शियम है, 6 मंथ्स तक कैल्शियम खानी है आपको, आयरन 6 मंथ्स तक, डिलीवरी के 6 मंथ पोस्टमार्टम तक कैल्शियम आयरन का इंटेक करना है, तो आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। नहीं तो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। आपने ट्रूली कहा कि जनरली ये बहुत कॉमन है। जी। प्रजनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, फर्टिलिटी हेल्थ, इसको आसान भाषा में दर्शकों को आप समझा सकते हैं? फर्टिलिटी रेट ये होती है कि एक लेडी अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब कितने बच्चे होने चाहिए। तो हमारे इंडिया में तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.9, यानी 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में ज़्यादा है। हमने देखा है कि फॉरेन में तो 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, क्योंकि उनके कोई लिमिटेशन नहीं है। चाइना में जब था तो 1 था जी। अब 2 हो गया है। तो ये सिंपल भाषा में कहें तो 2 बच्चे एक लेडी के लाइफ टाइम में इज़ गुड इनफ। एंड उनका यदि प्रॉपर देख रेख हो, उनकी एजुकेशन हो, आप उनको इनकरेजमेंट कर सकें, तो उनका लाइफस्टाइल चेंज कर सकें, उनको अच्छे ओहदे पे पहुंचा सकें, तो ये सबसे बड़ी माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट होता है। फर्टिलिटी हेल्थ की बात करते हैं मैम, जो औरतें कंसीव करना चाहती हैं तो उससे पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कंसीव करने के लिए कई लेडीज़ को वैसे तो सिंपली, जिसका कोई अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेशन पहले नहीं हुआ है, तो सिंपल फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टैबलेट हम देते हैं 3 मंथ्स के लिए, प्री कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन करने से पहले जब हमारे पास आती हैं कि मुझे कंसीव करना है तो मुझे कुछ एडवाइस करिए, तो हम फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। जनरलाइज्ड उसका हीमोग्लोबिन चेक करा लेते हैं, शुगर चेक करा लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं। यदि उनमें से कुछ एबनॉर्मल है तो वो उसको ट्रीट कर देते हैं। अब कुछ एबनॉर्मल है कि उसका प्रीवियस बेबी में लॉस हुआ है, बहुत सारे अबॉर्शंस हुए हैं, या कोई एबनॉर्मल बेबी हुआ है, तो वो वाले उसके कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं।
तो मदर को बेसिकली ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही हम प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। तो कुछ बेसिक टेस्ट हमारा पैनल होता है, जो पैनल हम उनको एडवाइस करते हैं, तो वो हमारा पैनल खुद का बना हुआ है। तो उसमें यदि कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको हम ट्रीट करते हैं। जी, आपने मैम कुछ रीजंस कोट किए, पीसीओएस, पीसीओडी आपने बताया, डायबिटीज़ आपने बताया, ओवरवेट आपने बताया, या फिर डिलेड मैरिजेस। क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी में? स्ट्रेस फैक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ये यंग गर्ल्स हैं, जो ये जिनके कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होने हैं या कोई एग्ज़ाम, उनके आसपास ही जाके ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। तो उनमें पीसीओएस के जो लॉन्ग टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि अंदर ये सब हार्मोन का खेल है। जी, अंदर हार्मोन किस टाइम चेंज हो रहे हैं, हम हर टाइम चेक नहीं करते हैं, हर हार्मोन का हम लेवल चेक नहीं कराते हैं। इट इज़ नॉट कि पैसे भी नहीं होते हैं, लोग बहुत पुअर पेशेंट आते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो स्ट्रेस फैक्टर इज़ वेरी इन्हेंसिंग, जो कि इंक्रीजिंग फैक्टर है आज के टाइम में, जिससे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम को इंक्रीज हो रही है। जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ की। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा, और यदि आप, मैंने कहा था कि यदि आप जिम भी जाते हैं या कोई डांस क्लास जाते हैं या कोई आप गेम खेलते हैं, तो डोपामिन फैक्टर रिलीज़ होता है, जो कि एक अपना हार्मोन है, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है। जी, वो हैप्पीनेस हार्मोन है, वो स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। तो वो भी एक फैक्टर है, मेडिकेशन का ही फैक्टर है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही आता है। जी। परिवार नियोजन की अगर बात करें तो ये परिवार नियोजन से इसका उद्देश्य सिर्फ यहाँ तक है कि सही वक्त पर बच्चे हो जाएं और बच्चे दो ही अच्छे, या इसके परे भी इसका कोई उद्देश्य है? मैम, आजकल तो एक से ही बहुत लोग सेटिस्फाइड हैं जी। बट दो तो काफ़ी हैं। तो बट ये है कि परिवार नियोजन में माँ का और पिता का, दोनों का बराबर का रोल भागीदारी है, है। भागीदारी है। ज़्यादातर फैक्टर जो हैं फीमेल्स पे अप्लाई होते हैं, मेल्स पे कम अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो विलिंग नहीं होते हैं। तो हम उनको आजकल सरकार फ्री में निरोध के माला डी, माला एंड अंतरा के इंजेक्शंस, और मेल के लिए स्टरलाइजेशन, नॉन स्कैल्पल जो वेसेक्टमी, ये सब फ्री आउट ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बट ड्यू टू अवेयरनेस कम है, आशा वर्कर घर घर जाएं, उनको बताएं कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो निरोध ये जो यूज़ है, ये तो बहुत ही कॉमन है। तो इसमें फेलियर रेट भी अलग अलग होते हैं, बट 2 बच्चों के बाद बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा लेना, ये भी नेशनल गाइडलाइन में आता है। जी। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए 2 बच्चों के बाद, क्योंकि नहीं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेप्टिक अबॉर्शन, मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, जिसको हम कहते हैं कि माँ की जान को खतरा हो सकता है। जी। तो ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। जी मैम, आपका इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है पेशेंट हैंडलिंग में, और आपने बताया कि ऐसे कितने एक्सपीरियंस आते हैं जहाँ सेप्टिक होता है, जहाँ अबॉर्शन होता है, मेडिकल टर्मिनेशन होता है, काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ आपने बताई। तो आपके एक्सपीरियंस में ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट्स को भी आप मिलते हैं, शहरी औरतों को भी मिलते हैं, ऐसे कौन से एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे दर्शकों के साथ? मैं जो करती हूँ इनफर्टिलिटी का, मेरा जोन है, जो क्षेत्र है जो मेरा इनफर्टिलिटी का, तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट वो आते हैं जिनमें अबॉर्शंस काफ़ी हो चुके होते हैं या जिनके बच्चे ख़राब हो चुके होते हैं, तो उनको मैं ट्रीट करती हूँ। बट कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे कि जिसके 2 सिजेरियन हुए जी, और उन्होंने अभी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और दवाई अपने आप खा ली। हाँ, एमटीपी पिल मार्केट में ओवर द काउंटर वैसे नहीं मिलनी चाहिए, पर मिल जाती है। जी। 500 रुपये की दवाई 1000 में मिल जाती है। ठीक है। तो वो खुद से खा लेती हैं, पर ये नहीं पता कि बच्चा बच्चेदानी में है कि नहीं है, जी। ट्यूब में तो नहीं है। आज ही हमने एक पेशेंट को देखा है जिसको कि उसका बच्चा प्रीवियस जो उसका
स्कार था, जहाँ पे उसके इंसिजन लगा था, वहीं पे चिपका हुआ था। तो वो एक्सटेंसिव ब्लीडिंग के साथ आई थी। हाँ तो जब ब्लीडिंग इतनी होती है तो पेशेंट शॉक में चली जाती है, जी। शॉक में जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, मैटरनल उसकी जान को खतरा हो जाता है। तो वो अब उस लेडी का बच्चेदानी निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे सिजेरियन से हो चुके हैं, 2 लड़के थे उसके पास जी। और फिर भी उसके बाद उसने प्रेगनेंसी करी और अपने आप से दवाई खाई पर बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा कंटिन्यू चलता रहा। फिर उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, हमने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चा पहले स्कार के ऊपर है। तो अब ये ब्लीडिंग रुकने वाली नहीं है। तो ये वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें इसकी हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी। जी। तो ये हमने इसका एक प्लान ऑफ एक्शन हम बनाते हैं एज ए टीम, नॉट इंडिविजुअल। तो ये एक आज का एक्सपीरियंस है मेरा, फ्रेश very scary, एक्सपीरियंस हाँ, है, very वेरी स्कैरी कि वो उसका क्या बनेगा। हिस्टेक्टमी में भी यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई और कुछ ब्लड यदि ज़्यादा चढ़ाने पड़े तो ब्लड की रिएक्शंस पावर भी आपको पता ही है कि एक ब्लड किडनी को फेल कर सकता है। जी, जैसे एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, ऐसे एक्सपीरियंस से ही कुछ इंसिडेंट्स रिलेटेबल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंच पाती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई का ज़माना है, हर किसी के पास अपना चलता फिरता डॉक्टर है, गूगल है, गूगल बाबा, चैट जीपीटी है, एआई है। तो ये कितना घातक हो सकता है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये जो खुद की सेल्फ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये कितना घातक हो सकता है? घातक भी हो सकता है और कुछ इसका फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते, आप इसमें नॉलेज ले सकते हैं, आप डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिकली कहा जाए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ है। आप पढ़ के आए, डॉक्टर से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर डॉक्टर उसका आंसर करते जा रहा है, पर मैनेजमेंट पे नहीं आ रहा है। जी। तो ये चीज़ खतरनाक भी है। वो पूछेगा कि आपने ये दवाई क्यों लिखी, किस काम के लिए, ये दवाई क्यों लिखी, किस काम के लिए। तो एक एक पेशेंट को तो बताना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवर क्राउडेड ओपीडीज होते हैं हमारे। और दूसरा ये है कि जैसे एमटीपी पिल है, तो जो एमटीपी पिल आपने देख ली, उस पे गूगल पे देख ली है, जाके मार्केट से ले ली है, और जो भी मैंने इंसिडेंस बताया वो वाला हाल हो गया है। अनमैरिड गर्ल्स ये बहुत करती हैं, हाँ जो कि बालिग हैं, अनमैरिड हैं, बट अभी शादी हुई नहीं है। जी। तो उनको यदि कोई प्रेगनेंसी सोशल गिरानी बैरियर्स है, की वजह से। सोशल बैरियर है, सोशल टैबू है, फैंसी है, जो भी है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो उसकी वजह से उसको बच्चा गिराना है, तो वो कहाँ से देखेगी कि दवाई का नाम क्या है? तो वो गूगल से ही देखेगी। तो वो गूगल से देखेगी, वो लेगी, वो खुद से खाएगी, तो वो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हाफ इफ़ेक्ट आएगा तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। वो कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशन जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो फिर उनको ये होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो देख के ली थी। हाँ, तो हमारे पास तो अपना ये डॉक्टर घातक था। ही होता है। इससे बेटर है कि आप कंसल्टेशन, आप यदि प्राइवेट में दिखाना चाहते हो तो एक कंसल्टेशन फीस ही तो है जी। हेल्थ के लिए हम इतना स्पेंड कर ही सकते हैं। हम अपनी हर चीज़ के लिए स्पेंड करते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ के लिए स्पेंड करते हैं, बट हम हेल्थ के लिए स्पेंड नहीं करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया है जी। ये, रूरल और अर्बन एरिया सब जगह है। हम एक बहुत अच्छी एक मजाक की बात है कि लिपस्टिक हम ले लेते हैं कि 1000 की ले लेंगे, पर हम 500 रुपीज़ एक डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते। जी। और कि जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये फ्री है, जी। तो उनको लाइन में लगने के लिए प्रॉब्लम होती है। जी। तो वो फैक्टर्स हम नहीं ओवरकम कर सकते। और जो कुछ पहले लोग- आया वो जी, पहले ही दिखाएगा। बिल्कुल। और कुछ लोग एस्केप में जीना चाहते हैं, वो कहते हैं कि टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ आएगा तो हमें और स्ट्रेस होगा। कि यदि ठीक हो गए तो ठीक हो गए, खराब हो गया तो डॉक्टर के पास चले जी, जाएंगे, जी। ये वाला फैक्टर होता है। बिल्कुल मैम। प्रेगनेंसी के बाद मैम जब कंसीव कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी के हर फेज़ में ट्राइमेस्टर्स होते हैं, क्या डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है अगर कॉम्प्लिकेशंस ना हो? बिल्कुल एटलीस्ट 6 to 8 विजिट्स करना बहुत ज़रूरी है। पहले 4 विजिट्स था,
कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है तो 6 to 7 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिसमें कार्डिक एक्टिविटी पता चले। जी। कई बार ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है जो कि बच्चेदानी में ना होकर ट्यूब में होती है, तो ट्यूब रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद पेट में खून जमा होने लग जाता है, तो उसका ऑपरेशन इमीडिएट करना पड़ता है। तो वो देखने के लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड करना है। दूसरा है कि बच्चे में कोई जन्मजात खराबी तो नहीं है, वो देखने के लिए एक 18 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करना है। तीसरा अल्ट्रासाउंड हमें देखने के लिए कि 28 to 30 वीक्स पे फिर से देखने के लिए कि कोई और ख़राबी तो नहीं है जो कि लेट मैनिफेस्ट होती हैं, कार्डिक डिजीज़ लेट मैनिफेस्ट होती हैं। चौथा अल्ट्रासाउंड है एक विजिट में करते हैं कि जब हम देखने के लिए कि उसका वेट ठीक है, उसमें खून ठीक से पहुंच रहा है। और दूसरा आयरन, कैल्शियम और एनीमिया देखने के लिए, हीमोग्लोबिन देखने के लिए, और उनको जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है या हमें देखना है कि उसको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उसकी ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, वो देखने के लिए आना ही पड़ता है। जी। वो विजिट्स तो करनी ही चाहिए। सो 4 से 5 अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो नेसेसरी हैं। 4 अल्ट्रासाउंड नेसेसरी हैं और 6 to 7 विजिट्स नेसेसरी हैं। जी। मैम, इनफर्टिलिटी की बात हो रही है तो एक बहुत ही मेजर धारणा है लोगों के मन में, समाज में। अब ये आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मिथ है या रियलिटी है कि गर्भधारण ना होना या प्रेगनेंसी या कंसीव ना कर पाना ये सिर्फ वुमेन हेल्थ पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, ये वुमेन हेल्थ पे नहीं, 40% वुमेन पे है एंड 40% मेल पे है। इक्वल फैक्टर है। तो मेल की हेल्थ कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं प्रेगनेंसी में? मेल का तो एक ही होता है कि हम हस्बैंड सीमन एनालिसिस कराते हैं, उनके स्पर्म्स देखते हैं। वो तो में स्पर्म्स होते ही नहीं है। आपको एक मज़ेदार इंसिडेंस बताती हूँ, एक फ़नी सा इंसिडेंस है कि एक लेडी है, उसको कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, वो मुझे ही दिखा रही थी। तो उसके बाद उसके हस्बैंड में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं थे। तो उसने दूसरी शादी कर ली कि इस लेडी से मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। शादी कर ली, बट दूसरी लेडी को बच्चा हो गया। ओके। अब रीज़न नहीं पता है हमें। तो वो आके रोने लग गई कि आपने मुझे गलत एडवाइस किया है। मैंने कहा ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल की हैं जिसमें कि आपके हस्बैंड में स्पर्म्स नहीं है। जी। तो मेल फैक्टर्स आर देयर कि स्पर्म्स नहीं होते हैं, तो या स्पर्म्स में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा एबनॉर्मल बनता है, तो वो अबॉर्ट हो जाता है। ये नेचुरल है। नेचर ने ऐसा दिया है कि आप जब बच्चा एबनॉर्मल होता है तो वो अपने आप ही गिर जाता है, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। जी। तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई खराबी थी। अच्छा। 50% चांसेस यही होते हैं। ठीक है। और बाकी अदर चांसेस इन्फेक्शंस होना या कोई ना कोई मदर को डिजीज़ होना, ये अलग चीज़ होती है। कंसेंगुइनस मैरिज होती हैं कि जो कजन्स होते हैं जो कि शादी कर लेते हैं, सेम तो रिलेशंस में, सेम ब्लड या लाइन में। डिजीज़ उसमें हाफ है, उसमें हाफ है, और बच्चे मिलके वो फुल ब्लॉन डिजीज़ हो जाती है। जी। ठीक है। तो इस वजह से यह कि 40% फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, 40% मेल होती है और 20% अनएक्सप्लेन्ड होती है। ठीक है। तो अनएक्सप्लेन्ड को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। या जेनेटिक, एनवायरमेंटल, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। हमें अनएक्सप्लेन्ड है, हमने सारे टेस्ट करवा के देख लिए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो हम उसको ट्रीट क्या करें? तो हम बेस्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, हम वो बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और फीमेल यदि हमें कोई फैक्टर लगता है, ट्यूबल फैक्टर है, जैसे हम कहते हैं ट्यूब ब्लॉक है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम अपने हिस्ट्रोस्कोप, लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी से करते हैं। और मेल का है तो हमारे पास यूरोलॉजिस्ट हैं। वेरिकोसील मेल कॉज होता है तो उनको ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। और तीसरा है जो अनएक्सप्लेन्ड है, उसमें हम अपना IUI या IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। IVF पे भी हम आएंगे मैम। आपने ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की बात करी, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है हमारे आसपास लोगों में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अबॉर्शन हो गया और ब्लीडिंग हो गई। उसकी क्या क्या वजह होती है? क्या कुछ खास ध्यान रखना होता है कुछ ट्राइमेस्टर्स में? जो देखो, यदि फर्स्ट बेबी के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि ब्लीडिंग हो गई, तो मैंने कहा है ना, कुछ नेचुरल चीज़ वैसी होती है कि वो बच्चा ठीक नहीं होता है, उसमें कोई आनुवंशिक कोई ना कोई खराबी होती है, तो इसलिए वो अबॉर्ट कर जाता है।
जी। तो इसलिए फर्स्ट यदि आपके ये 2 अबॉर्शंस हैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस ही करवाने होते हैं। बुक्स में तो 3 भी लिखे हैं कि 3 अबॉर्शंस के बाद इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, बट नाउ डेज हम 2 अबॉर्शन के बाद इन्वेस्टिगेट कराते हैं। फर्स्ट अबॉर्शन के बाद कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो बिना किसी कारण के से हो गया हो, तो उसके बाद यदि होता है तो हम इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। जी। आखिरी में मैम महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये बेबी डिलीवर करने के बाद महिला स्वास्थ्य, ये इसका क्या लगता है आपको, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादातर हिडन है हमारे समाज में, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता? और नवजात बच्चे की बात करें तो उसके स्वास्थ्य की बात, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? मैम सबसे पहले तो मदर खुद स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। जी। यदि मदर को खुद को ही स्वास्थ्य उसका ऐसा है कि उसमें ना तो हीमोग्लोबिन है, ना उसमें प्रोटीन्स हैं, ना उसमें मिनरल्स हैं, तो वो अपने बच्चे को दूध में क्या पिलाएगी? जी। तो सबसे पहले तो मदर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे। दूसरा है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। शी मस्ट बी अवेयर ऑफ कि मुझे क्या खाना है और क्या मेरे बच्चे को जाएगा। हर चीज़ तो बच्चे को फीड में नहीं जाती है, तो वो उन चीज़ों को ही ले कि जो बच्चे के लिए अच्छी हैं। और तीसरा है अवेयरनेस, एजुकेशन एंड उसका जो अपना स्टेटस है, जी। जो वो खा सकती है, जो कि उनका स्टेपल डाइट है, वो स्टेपल डाइट ही खाएं, ना कि वो कीवी खाने बैठ जाए या ड्रैगन फ्रूट खाने बैठ जाए कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें देखनी होती हैं कि वो अपने हिसाब से जो अफोर्ड कर सकती है वही डाइट वो ले। एडिंग टू इट मैम, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ऑल्सो एविडेंट नाउअडेज। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेरी ड्रेडेड थिंग। आई हैव गॉन थ्रू इट ट्वाइस। जी। इट इज़ रियल, इट इज़ रियल। दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इट इज़ रियल, क्योंकि जनरली जो औरतें हैं जो न्यू मदर्स होती हैं उनको यही सुनने को मिलता है कि बाकी भी कितनी औरतों ने बच्चे पैदा किए हैं, सो ये डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। तो एज अ डॉक्टर अगर आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं। आप एकदम से वर्किंग हैं, आप आज वर्क पे आए हैं और कल आपको घर में बंद कर दिया जाता है। आपको कहते हैं कि ब्रश करोगे तो टीथ खराब हो जाएंगे, अखबार पढ़ोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, कंघी करोगे तो बाल और आप झड़ कंघी जाएंगे। करोगे तो बाल झड़ जाएंगे, कुछ हार्ड चीज़ खाओगे तो दांत टूट जाएंगे, तो ये हवा लगेगी तो आपको हड्डियां दुखने लग जाएंगी। लेकिन नाउ-ए-डेज सिनेरियो इज़ चेंजिंग। पोस्टपार्टम डिप्रेशन अभी भी है लेकिन वो कम हो गया है। जी। कुछ मायनों में ज़्यादा हो गया है कि जो हाईली एजुकेटेड फीमेल्स हैं, जो बहुत वर्किंग हैं, जो कि पैशनेट हैं वर्क के लिए, वो ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती हैं, तो ब्लूज़ हो जाते हैं, उनको पोस्टपार्टम ब्लूज़ हो जाते हैं। और नहीं तो अदरवाइज़ जो हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना पोस्टपार्टम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नहीं तो पैरों में खून के थक्के जम जाते हैं, जो कि रूरल एरिया में ज़्यादा होता है। वहाँ पे कोई एजुकेशन, कोई अवेयरनेस कुछ भी नहीं होता है। जो उन्होंने बड़े बुजुर्गों ने कह दिया कि हिलना नहीं है पोस्टपार्टम 42 दिन तक आपको, तो वो हिलती भी नहीं है बेड से। काम तो क्या करना है, तो वो पैरों में खून जम जाता है उनके, तो उसको डीवीटी बोलते हैं हम, जी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये भी एक बहुत ड्रेडेड एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये पानी से ही ठीक हो जाता है, और थोड़ा एम्बुलेशन से, चलने फिरने से ठीक हो जाता है। डिप्रेशन तो एक चीज़ है ही है कि हाँ, आज मैं हॉस्पिटल गई हूँ और कल मुझे कह रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा मुझे प्लीज़ करने दीजिए। इट इज़ वेरी एविडेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत ही खूबसूरती से और सरल भाषा में इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ हमें समझाई है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। सो दर्शकों, आज के इस एपिसोड से ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि सही वक्त पे सही जानकारी मिल जाए तो आप किसी भी समस्या से बच सकते हैं। और इसके साथ ही आपको डिसीजन मेकिंग और अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, बी इट योर रिलेशनशिप्स, करियर, फैमिली प्लानिंग और एनीथिंग। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। आप हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव है आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो
इस बार लेते हैं इजाज़त, अगली बार फिर हाजिर होंगे जल्दी ही। देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद। धन्यवाद।